नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। महामारी के खिलाफ महालड़ाई शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है। 8 राज्यों के साथ ये पीएम की बैठक फिलहाल जारी है। 12 बजे फिर राज्यों के साथ सीएम के साथ बैठक होगी। वीसी में वैक्सीन पर चर्चा हो रही है। दुनिया भर से इस समय वैक्सीन के कामयाब होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब काउंटडाउन वैक्सीन का शुरू हो चुका है और बहुत जल्द लोगों तक वैक्सीन की आमद दरफ्त शुरू होने वाली है। और आज 8 राज्यों के सीएम के साथ में पीएम की जो चर्चा चल रही है उसमें मुख्य मुद्दा वैक्सीन है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द जो है वो वैक्सीन, कई देशों ने जो है वो वैक्सीन के 95% कामयाब होने का दावा किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी से। गोवर्धन, सीएम की पीएम के साथ इस समय बैठक चल रही है। हालांकि कोरोना को लेकर पहले भी कई बार प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा सकारात्मक बात है या उम्मीद जगाने वाली बात है वो है वैक्सीन। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वीसी के अंदर ठोस नतीजे निकलकर सामने आएंगे और वैक्सीन को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणा की जाएगी। गोवर्धन, देखिए, वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा तो नहीं, लेकिन वैक्सीन की तैयारियां किस तरह की जाए, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, कोल्ड चेन मेंटेन करने का सिस्टम है और हेल्थ वर्कर का जो डेटा है, इस पर बात की जाएगी कि अगर इंडिया में वैक्सीन लॉन्च होती है तो राजस्थान सहित अलग अलग राज्य वो कितने समय में और उनको कितने डोज चाहिए और कितने समय में वो वैक्सीनेशन कर देंगे, ये तमाम चर्चाएं होंगी। क्योंकि वैक्सीन लाना अलग, वैक्सीनेशन का एक जो पूरा अभियान चलाने से पहले पूरा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसकी कार्य योजना चाहिए होती है, उस पर चर्चा होगी। 12 बजे सारे राज्य जुड़ेंगे। पहले फेज में जो क्रिटिकल 8 राज्य हैं वो जुड़े हैं, उसके बाद 12 बजे जो सेकंड फेज है उसमें सारे राज्य जुड़ेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री हर राज्यवार जो कार्य योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि डेटा राज्यों की ओर से पहले ही भेजा जा चुका है। राजस्थान ने दिवाली के आसपास ही सारे हेल्थ वर्कर्स का डेटा तैयार करके और केंद्र सरकार को दिवाली के बाद में भेज दिया है। तो पूरी जो तैयारियां हैं वो पहले से चल रही थी। ग्राउंड लेवल का जो वर्क है वो पहले से चल रहा था। अब इंतजार केवल वैक्सीन के आने का है। वैक्सीन आते ही हर राज्य अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से केंद्र सरकार से अपनी कैपेसिटी बता देंगे, अपनी जरूरतें बता देंगे और उसके हिसाब से कब कब अवेलेबिलिटी होगी, कितने डोज किस राज्य को दिए जाएंगे, ये प्रायोरिटी केंद्र सरकार और कंपनियों के हिसाब से तय की जाएगी। ये बात का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जो केंद्र और राज्यों का फोकस है वो क्रिटिकल जो जगह है, क्रिटिकल कंडीशन में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले फोकस में किया जाएगा। कल जो सीएम ने मीटिंग की थी उसमें भी कहा था कि हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। गोवर्धन, ये माना जा सकता है जैसे दुनिया भर से खबरें आ रही है, चाहे यूएस ने जो है वो वैक्सीन बनाई हो या भारत में जो मेडिकल कंपनियां वैक्सीन पे काम कर रही हो, कहा जा सकता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है वैक्सीन का? ये कहा जा सकता है। हालांकि 100% जब तक सफलता नहीं मिल जाती और आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये अटकलें और अनुमान है। लेकिन जिस तरह से दुनिया, अमेरिका और बाकी सरकारें वहां पर, अमेरिका ने 10-11 दिसंबर से डेट डिक्लेयर कर दी है, तो उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत सफलता के करीब पहुंच चुके हैं और वैक्सीन की आधिकारिक घोषणा का ही केवल इंतजार रह गया है। देखना होगा कब तक वैक्सीन है वो भारत को मिल जाती है और जैसे ही वैक्सीन मिलती है उसके बाद में इसका मेगा प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यवार जो वितरण है वो भी शुरू होगा। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना काल में वैसे तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामूहिक भीड़ पर रोक है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी को अचानक जब एक जगह लाखों लोग जमा होंगे तो क्या होगा? जब अचानक जमा होंगे 5 लाख लोग, जब एक साथ बजेंगी हजारों शहनाइयां, जब सामूहिक शादी बनेगी समस्या,
सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ेगी शादी। 50,000 शादियों का कोरोना कनेक्शन। जी हां, 25 नवंबर से देवोत्थानी एकादशी है। इसी दिन से प्रदेश में शादियों की धूम शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सामान्य शादियों के अलावा प्रशासन के सामने चुनौती बनेगी प्रदेश में आयोजित होने वाली 50,000 सामूहिक शादियां, जिससे लोगों की ज्यादा भीड़ हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार के गृह विभाग ने शादियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत शादी के आयोजन से पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। 100 से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाना होगा। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन करना होगा। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ दूसरी सजा भी दी जा सकती है। 25 नवंबर के बाद सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अलावा इन शर्तों का भी पालन करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को पहचान पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही विवाह स्थल का पूरा पता और उसके आयोजन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ 2 गज दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई। ऐसे में 25 नवंबर से होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। है उनके पास चलते हैं। ललित, 50,000 शादियां और मेहमानों की संख्या जरूर तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो अलग अलग तरीके से ज्यादा मेहमान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी सामाजिक परंपरा है जिसमें सभी लोग इकट्ठा होना चाहते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत कम नजर आने वाली है। एक बार फिर से ये आशंका है ललित कि जो ये वेव है, जो दूसरी वेव शुरू हुई है कोरोना की, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है इन 50,000 शादियों की वजह से। देखिए, ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने। जब से सबसे पहले नगर निगम चुनाव, उसके बाद दीपावली, और दीपावली के बाद जब अचानक इतने आंकड़े बढ़े तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी हरकत में आया और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन अब चूंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी शादियां पे होने वाली है। पिछले 3 दिनों में 3,000 से ज़्यादा शादियाँ हैं और मेरे पीछे आप देखें तो लंबी लंबी कतारें हैं। ये वो लोग हैं जिनके घरों में शादियाँ हैं और परमिशन को लेकर यहाँ पे लगातार पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। लगातार लोग चिपक के खड़े हैं। लंबी कतारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भीड़ यहाँ पे दिखाई आपको दे रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जब यहाँ पे भी इतनी सोशल डिस्टेंस की अवहेलना हो रही है तो ऐसे में शादियों की सीजन में, शादियों के आयोजन में पालना कैसे होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे एक ही कमरा है, एक ही अधिकारी लगाया गया है, उसी के तहत पूरे जोधपुर जिले के शादियों के आवेदन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता की बात है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखिए, तमाम लोग जो पहुँचे हैं, कुछ लोग आवेदन करने पहुंचे हैं तो कुछ जो कल आवेदन कर चुके हैं उनको लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि लिस्ट में उनका नाम आया है या नहीं आया है। तो ये तमाम कवायद है। लोग पहुंचे हैं, कतारें यहाँ पर लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग पहुंचे हैं। बात भी करते हैं इनसे कि आखिर किस तरह की परेशानी है। ये वो बॉक्स है जहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स में अपने आवेदन डाल सकते हैं। उसके बाद आज इनकी स्क्रूटिंग होगी, तमाम जाँच होगी। जाँच के बाद कल इनको रसीद मिलेगी। बात करते हैं, कुछ लोग पहुँचे हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम परमिशन लेने के लिए आए हैं, बच्चे की लड़की की शादी के लिए, और इसका लेटर दे रहे हैं। परमिशन लेके काम करेंगे हम। किस तरह की परेशानी आ रही है? कोई परेशानी नहीं आ रही है। फॉर्म दे रहे हैं और जमा कर रहे हैं। अच्छा, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत कम लोगों को बुलाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए? लोग चाहिए, बीमारी नहीं फैले, ये सही रहता है। आप बताएं किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? सर, मैं मेरी बच्ची का नीट में एडमिशन के लिए ओबीसी का सेंटर सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ और मैं भी अंदर एप्लीकेशन दे दी है, तो अंदर से जवाब देंगे। मैंने ओबीसी ई मित्र में भी अप्लाई किया था, बट वहाँ से थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं पर्सनली यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। और अभी अंदर गए, उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा आप बाहर बैठे डिस्टेंस पे बनाए रखें, तो मैं इसलिए बाहर खड़ा था।
तो ये वो लोग हैं आसिफ जो लगातार कुछ ना कुछ परमिशन को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन लंबी लंबी कतारें यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि जब इतने बड़े आयोजन शहर में होंगे ललित, तो ऐसे में बहुत जो साफ संक्रमण की तौर दर पर लगातार नजर फैल आ रहा रही है ये सरकारी उसको दफ्तर है रुकावट जहां पर ऐसे लोगों को परमिशन दी जा रही है जिनके घर पर शादियां होनी है। लेकिन ललित, ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है, जब सरकारी दफ्तर में 2 गज की दूरी की पालना नहीं हो रही तो शादियों के अंदर ये उम्मीद करना बेमानी होगा। यहां पर आपको याद होगा जब कोरोना की शुरुआत हुई थी 2 गज की दूरी का नियम तय किया गया था, लगभग सभी सरकारी दफ्तरों के आगे सफेद घेरे बनाए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। यहां पर भी वो सफेद घेरे जरूर होंगे, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही। फिर क्यों सरकार ये उम्मीद करे कि शादियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, सरकारी दफ्तर में जब नहीं हो रही? देखिए आसिफ, ये परमिशन है इसीलिए कि आखिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंस की पालना हो। अगर 100 आदमी का परमिशन है तो 500 आदमी की जगह होनी चाहिए। ये तमाम प्रशासन नियमों के तहत पालना करवा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात आपने सही कहा, यहाँ पे कोई फुटमार्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट का ऑफिस है, जिला कलेक्टर के जस्ट पास में एक ऑफिस है और यहाँ पे आप देखें कोई फुटमार्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग यहाँ पे नहीं की गई है। तो ये चिंता की बात है कि जब अनुमति देने वाले विभाग में ही अगर ऐसी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलेगी तो ऐसे में उम्मीद की किस तरह की जा सकती है कि यहाँ पे व्यवस्था होगी। लेकिन तस्वीरें डराने वाली है उस शहर में जहाँ पे लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 51,000 तक आंकड़ा पहुंच चुका है जोधपुर में। रोजाना मौतों का आंकड़ा चल रहा है। कल 15 लोग की मौत हुई है, 445 नए मामले सामने आए। तो ये आंकड़े और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर डराने वाली है आसिफ। बिल्कुल ललित, उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग जो है वो इन शादियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि जिस शहर में आप इस समय मौजूद हैं वो उन 8 सेंसिटिव शहरों में शामिल है जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद ललित। इस समय सीधा रुख करते हैं पीएम और सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ। तो फिलहाल 8 राज्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आठ राज्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की इस समय बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर वो तमाम आंकड़े राज्य पेश कर रहे हैं जहां पर स्थिति क्रिटिकल है और वैक्सीन अगर अगले महीने तक भारत में आती है या 1-2 महीने में आती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तय किया जाएगा, किस प्राथमिकता के आधार पर किस राज्य को वैक्सीन पहले दी जाएगी, इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहले उन 8 राज्यों को शामिल किया गया है जहां पर स्थिति भयावह है और उसके बाद उन तमाम राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री की होगी जो क्रिटिकल कम स्थिति में है या जहां पर स्थिति जो है वो सामान्य है। फिलहाल 8 राज्यों में राजस्थान का नाम भी शुमार है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस समय जारी है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़े हुए हैं। और कोटा में जमीन विवाद में मारपीट का मामला सामने आया। लाठियों से पीटकर एक युवक की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में इस युवक की हत्या हुई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। सकतपुरा में यह विवाद हुआ। और दौसा के लालसोट से बड़ी खबर, बदमाशों ने टेंपो चालक से मारपीट की। टेंपो चालक से 1 लाख रुपए की लूट की। कोटा से लालसोट ये पीड़ित ड्राइवर आ रहा था।
बोलेरो सवार बदमाशों ने इसको अंजाम दिया। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का स्टिकर लगी गाड़ी में ये बदमाश आए थे। लालसोट थाना क्षेत्र के गोलिया गांव की एक वारदात है। और बीकानेर में तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की गई है। 40 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। एक कार बरामद की गई है। तीनों तस्कर पंजाब से बताए जा रहे हैं। असम के सोनितपुर जिले के बोरगुरी क्षेत्र में छिपे हुए बाघ को देखने के लिए एकत्र हुई भीड़ पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे कि छिपे हुए बाघ को देखने के लिए। जानकारी मिली कि बाघ छिपा हुआ है और इन लोगों पर छिपे हुए बाघ ने हमला कर दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट करवा दिया गया है। असम की ये तस्वीरें। ये खबर गंगानगर से है। खनन विभाग की कार्रवाई हुई। अवैध बजरी पर परिवहन ने कार्रवाई की है। नेतेवाला बाईपास पर एक ट्रोला जब्त किया गया। अवैध बजरी परिवहन पर चालान काटा गया 2,18,000 रुपए का। गंगानगर में अवैध बजरी पर परिवहन ने ये चालान काटा है और 2,18,000 रुपए का ये चालान काटा गया। अवैध बजरी खनन हो रहा था, जिसमें खनन विभाग ने ये कार्रवाई की है। फॉरमैन माइनिंग विभाग गंगानगर हमारे द्वारा आज अल सुबह चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक गाड़ी अवैध परिवहन करते हुए हमारे पकड़े में आई है। उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। किसका अवैध परिवहन हो रहा था? अवैध परिवहन बजरी का हो रहा था। अच्छा, क्या इसमें चार्जेस वगैरह लगे हैं? क्या चालान कटा है? 1,14,088 रुपये का हमने चालान बढ़ाया इसका। और आप परिवहन विभाग ने अपने नियमानुसार 1,04,000 रुपये की पेनल्टी उन्होंने बढ़ाई। अच्छा, तो ये कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी आपकी? कार्रवाई पिछले 1 महीने से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ठीक है। और अलवर में रिश्तों के कत्ल की कहानी सामने आई। बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। दोस्त की मां के साथ आरोपी ने रेप किया। दुष्कर्म के बाद बुजुर्ग महिला पर हमला भी किया। पुलिस के शिकंजे में है फिलहाल आरोपी। आरोपी को पोर्न देखने की लत थी। और अलवर में 2 लोग जिंदा जल गए। कपास के ढेर में आग लगी थी। आग लगने से दादी पोता जिंदा जल गए। जिंदा जलने से कोहराम मच गया। घर में रखी कपास में ये आग लगी थी। टपुकड़ा के बुबखाहेड़ा की घटना बताई जा रही है। शवों को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया है। अलवर में जहां पर कपास के अंदर अचानक आग लग गई। पास में ही दादी पोता सो रहे थे और इस आग के अंदर दोनों ही जिंदा जलकर राख हो गए। फिलहाल इनके शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है।
इस घटना के बाद में इलाके में कोहराम इस समय मचा हुआ है। और जोधपुर से एक खबर है जहां बैंक धोखाधड़ी मामले में खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने यह खुलासा किया कि देश भर में 100 से ज्यादा वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया है। जोधपुर में 8 लोगों के खातों से लाखों रुपए साफ कर लिए थे। और भरतपुर में फीडर में एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 2 लोग गंभीर हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भरतपुर से ये तस्वीरें देख सकते हैं। फीडर के अंदर ये ट्रैक्टर पलट गया, जहां 2 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों को ही फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।